अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। वैसे तो नाइट्रोजन और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड बहुत ही ख़ास कंपाउंड है। ठीक है, तो आज हम नाइट्रिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, नाइट्रिक एसिड को किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर बनाया जाता है उसकी प्रिपरेशन पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके यूजेस क्या है नाइट्रिक एसिड के। ठीक है, तो चलें, सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3। ठीक है, एक्चुअली ना नाइट्रिक एसिड को ना हम एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। कभी कभी अगर आपसे पूछा जाए कि एक्वा फोर्टिस हम किसे कहते हैं, कौन से एसिड को, तो आप कहेंगे हम नाइट्रिक एसिड को। एक्वा का मतलब होता है वाटर, फोर्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो ये वाटर की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलरलेस होता है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अंदर कोरोसिव नेचर होती है, ये आपकी स्किन को डैमेज करता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से, और वाटर की तरह होता है, इसलिए हम इसे एक्वा कैसे है, स्ट्रॉन्ग नेचर होने की वजह से हम इसे फोर्टिस कहते हैं। तो इसलिए पूरा नाम हम क्या कहते हैं, एक्वा फोर्टिस, स्ट्रॉन्ग वाटर। ठीक है, अच्छा, इसका स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर पे थोड़ा डिस्कस करें। देखें, नाइट्रोजन प्लस होता है क्योंकि ये लॉन पेयर अपना ऑक्सीजन को डोनेट करता है। ठीक है, इस तरीके से सब यहाँ पर क्या है, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऐसा स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होता है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो सब एटम्स के। ठीक है, तो यहाँ ऑक्टेट है। एक्चुअली यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस है, नाइट्रोजन पे प्लस है। एक्चुअली ये जो माइनस है, अच्छा आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये परमानेंट नहीं होते। मतलब यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे माइनस है तो इस पे किसके साथ डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन। एक्चुअली ये जो माइनस है ना इस ऑक्सीजन पे, ये उसके थोड़ी देर के बाद क्या, ये माइनस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ये माइनस जो है ना, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेती है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये इस ऑक्सीजन पे परमानेंट नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करती है, ये उस ऑक्सीजन पे ये रेजोनेंस करती रहती है। ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज कर दिया। अभी इस ऑक्सीजन पे थोड़ी देर के बाद ये माइनस इसके साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगी। देखो इससे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। इस तरीके से फिर ये माइनस डबल बॉन्ड बना लेगी, ये डबल बॉन्ड माइनस में चला जाए। तो इसका मतलब है कि नाइट्रिक एसिड के ये दो स्ट्रक्चर है, ये भी नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये भी नाइट्रिक स्ट्रक्चर है, और ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में शिफ्ट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक इसके ऊपर थोड़ी देर के बाद फिर इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। ये माइनस फिर डबल हो जाएगी, ये ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा। तो ये दो स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। और नेगेटिव चार्ज जो है ना, कभी इस ऑक्सीजन पे कभी इस ऑक्सीजन पे, आपको पता है नेगेटिव चार्ज या डबल बॉन्ड का अपनी पोजीशन चेंज करना फिर वापस आना, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है, कभी माइनस इस पे, थोड़ी देर के बाद इस पे, तो ये रेजोनेंस हो रही है। और इस रेजोनेंस से ना मॉलिक्यूल को क्या स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए नाइट्रिक एसिड ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से, उसके अंदर रेजोनेंस होती है। ठीक है, और ये रेजोनेंस और इसके ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हमने कहा कि नाइट्रिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर आप कहेंगे ये भी है, ये भी है, या तो आप ऐसा करते हैं दोनों का हाइब्रिड लें, दोनों का मिक्स करके ना हम ये बनाते हैं। एक्चुअली क्यों, ये आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, ये सिंगल ऐसा नहीं है। अगर कभी भी आपसे पूछे कि डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के नाइट्रिक एसिड कितने, तो ये डबल नहीं है, ये सिंगल नहीं है, ज़हन में रख लेना। ठीक है, तो ये डबल और ये सिंगल नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना, ये डबल और सिंगल की कहानी नहीं है। तो फिर क्या होगा सर, ये डबल नहीं है, ये सिंगल नहीं है, ये जो है ना, ये डबल बॉन्ड आधा टाइम इधर होता है, आधा टाइम उधर होता है। तो मतलब यहाँ परमानेंट डबल नहीं है, वहाँ परमानेंट सिंगल नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता रहता है दोनों में, मतलब ठीक है, रेजोनेंस करता रहता है। तो इसलिए हम इन दोनों को ना ऐसे लिखते हैं, डॉट डॉट देकर लिखते हैं। इस डॉट डॉट देने से क्या होगा, इसका मतलब है ये डबल बॉन्ड दोनों के दरमियान में ये रेजोनेंस कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से डॉट डॉट का मतलब है कि ना डबल है ना सिंगल है। डेड बॉन्ड 1.5 बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ है, 1.5 बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ है। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ फिक्स नहीं है, और यहाँ ये ना सिंगल है, ये डबल है, थोड़ी देर के बाद इधर डबल है, तो इसलिए डॉट डॉट देते हैं, मतलब कि ये डबल बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन के दरमियान में बन रहा है, रेजोनेंस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड कहा जाता है। तो ये है अथेटिक। वैसे अगर कहा जाए तो ये भी है, ये भी है, दोनों स्ट्रक्चर है, लेकिन इन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये है किसका, ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब आ जाते हैं
नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर के डीप में डिस्कस करेंगे। आपको पता है नाइट्रिक एसिड के वेपर फेस में स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है और सॉलिड स्टेट में नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज होता है। कैसे? आपको पता है वेपर फेस में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल फ्री होते हैं, उनके साथ बराबर में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो इन्वायरमेंट मतलब इसके जो बराबर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो वेपर फेस में नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव होते हैं, उनके बराबर में जो दूसरे नाइट्रिक एसिड है उनका इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन सॉलिड स्टेट में जो नाइट्रिक एसिड होते हैं उनके बराबर में बहुत सारे दूसरे नाइट्रिक एसिड होते हैं, तो उनके जो बराबर वाले नाइट्रिक एसिड है वो नाइट्रिक एसिड को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से कि सॉलिड एसिड स्टेट के अंदर जो नाइट्रिक एसिड के बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, और एज अ कंपेयर वेपर फेस के मुकाबले। तो चलें वेपर फेस में कैसा स्ट्रक्चर होता है और सॉलिड फेस में। तो जरा अगर आप यहाँ पर देखें कि वेपर फेस के अंदर क्या होता है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये OH है, ये नाइट्रोजन के साथ ये 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे वेपर फेस में ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.22 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यहाँ पर भी यही होगी। और इन 2 बॉन्डों के दरमियान में ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड एंगल होती है वो 130 डिग्री होती है। और यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले बॉन्ड के दरमियान में कितनी होती है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये होती है 115 डिग्री, ये भी 115 डिग्री होती है। और नाइट्रोजन और ये जो OH वाला बॉन्ड है इसके दरमियान में बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.41 एंगस्ट्रॉम। और इस तरीके से एंगल कितनी होती है यहाँ पर एंगल 90 की होती है, ठीक है। ये है वेपर फेस में। जब वेपर फेस में नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल इतनी होती है, ये उसका स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें सॉलिड फेस में, सॉलिड फेस में नाइट्रिक एसिड का कैसा स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है ना कि सॉलिड फेस के अंदर मान लो ये नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल है, तो आप एक सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड फेस में ना, तो इसके बराबर में अब ये नाइट्रिक एसिड है तो जाहिर सी बात है इसके बराबर में दूसरे नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ अट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल होंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये नाइट्रिक एसिड है, इसके बराबर में दूसरे नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल, वो दूसरे नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में बराबर वाले मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं दूसरे नाइट्रिक। तो सॉलिड स्टेट में नाइट्रिक एसिड के जो बराबर में दूसरे नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स है वो इसको अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, इसको क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। अब आप मुझे बताओ, अगर इनको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ तो इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड थोड़ा बढ़ जाएगा, उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले कितने 1.22, तो अट्रैक्शन पड़ोसियों के मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन की वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। कितनी हो जाती है इंक्रीज, ये 1.22 है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1.24 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर भी 1.24 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। इससे क्या है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, एक तो अट्रैक्शन खींचने की वजह से, पड़ोसी के मॉलिक्यूल की वजह से। अच्छा, दूसरा ये होगा कि जब ये खींचेंगे तो इनके दरमियान में एंगल भी थोड़ा बढ़ जाएगा, इनके दरमियान में थोड़ा एंगल भी, पहले 130 डिग्री है तो अब क्या होगा 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर एंगल बढ़ेगा तो वहाँ से थोड़ा कम हो जाएगा, वहाँ पे पहले कितना 115 तो यहाँ पे 112.5 डिग्री होगा, 112.5 डिग्री होगा, ठीक है, इस तरीके से। और कौन सी अच्छा, अब यहाँ पर ये अट्रैक्शन होगी, ऐसे नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल बराबर वाले खींचेंगे, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और ये एंगल भी थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन आप मुझे बताएंगे ये किसको खींचेगा, जाहिर सी बात है इसको ये खींचेगा, तो ये नाइट्रिक एसिड किसी और नाइट्रिक एसिड को अपनी तरफ खींचेगा, जब किसी और को OH की साइड से, OH की साइड से ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि ये ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन वाला, ये जो OH वाला और ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला बॉन्ड है ना, ये क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ से इस साइड से कहीं किसी और को अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ से इसको कोई और अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे यहाँ पे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगी, वहां से अट्रैक्ट करेगा OH की साइड से नाइट्रोजन अपनी तरफ, तो उससे क्या होगा कि ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वो दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाए। 1.41 एंगस्ट्रॉम है, अब इसकी 1.30 एंगस्ट्रॉम है। तो कौन सी चीज चेंज नहीं होती, तो 90 की एंगल में इफेक्ट नहीं पड़ता, बाकी सब चेंज हो जाता है, लेकिन 90 वाली जो डिग्री है ना वो रिमेन सेम रहती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे स्ट्रक्चर वेपर फेस तो सॉलिड में आप बता सकते हैं। चलें आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट जो खास है वो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, तो नाइट्रिक एसिड सबसे पहले बाय ओस्टवाल्ड मेथड, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ये पूछा जाता है नाइट्रिक एसिड कौन से प्रोसेस मेथड से बनाया जाता है, तो आप कहेंगे ओस्टवाल्ड मेथड या ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाया जाता है, या ओस्टवाल्ड से क्या बनाया जाता है आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे नाइट्रिक एसिड। तो ठीक है, तो चलें नाइट्रिक एसिड ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ यहाँ पर मैंने चंद पॉइंट्स लिखे। नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल्स चाहिए हमें। नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए हमें इन रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। नंबर 1 अमोनिया,
एयर या ऑक्सीजन आपके हैं O2 और वाटर H2O। तो ये रॉ मटेरियल्स हैं जो यूज़ करते हैं हम ओस्टवाल्ड मेथड में फॉर प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा प्लांट की कंस्ट्रक्शन बताऊं कि प्लांट कैसे बना होता है, ठीक है। तो प्लांट पूरा सिस्टम आपको बताता हूँ। ये कंटेनर, ठीक है। आपको पता है नाइट्रिक एसिड के अंदर ये 4 चैम्बर है बेसिकली, ठीक है। जो पहला चैम्बर होता है ना, पहला चैम्बर, इस चैम्बर को, इस टावर को हम क्या कहते हैं, अमोनिया ऑक्सीडेशन चैम्बर या अमोनिया ऑक्सीडेशन टावर कहा जाता है, फर्स्ट वाले, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर छोटा सा एक बॉयलर लगा होता है, ये बॉयलर कहते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर ना सेकंड, उसके बाद जो सेकंड चेम्बर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन चैम्बर कहते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट वो एब्जॉर्प्शन टावर, और जो नेक्स्ट है ये दोनों एब्जॉर्प्शन टावर होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले आ जाए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर दरवाजा हो, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ना सबसे पहले आ जाए अमोनिया ऑक्सीडेशन चैम्बर में। यहाँ से इसको अमोनिया ऑक्सीडेशन चैम्बर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस चैम्बर में ना अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाता है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो जाती है, इसलिए हम इसको अमोनिया ऑक्सीडेशन चैम्बर कहते हैं। इस अमोनिया ऑक्सीडेशन चैम्बर के अंदर ना क्या प्लैटिनियम गाज लगाया जाता है, प्लैटिनियम की जाली लगाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। वो प्लैटिनियम किसका काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। तो पूछा जाता है कि ओस्टवाल्ड मेथड में हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो आप कहेंगे प्लैटिनियम। क्या कहेंगे, प्लैट। तो यहाँ पे प्लैटिनियम की जाली लगी होती है और ये प्लैटिनियम कैटलिस्ट का काम करता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इस प्लैटिनियम को ना, तवज्जो करना, इस प्लैटिनियम को क्या करेंगे, 500 सेंटीग्रेड पे इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे, 500 सेंटीग्रेड पे प्लैटिनियम को गर्म करेंगे। अब ये प्लैटिनियम गर्म लगा पड़ा है यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि इसके अंदर ना अमोनिया ऐड करेंगे। क्या, अमोनिया और ऑक्सीजन। लेकिन अमोनिया का 1 वॉल्यूम होगा तो ऑक्सीजन का 9 वॉल्यूम होगा। इसका मतलब है कि अगर आप अमोनिया का 1 लीटर ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन का 9 लीटर। इसका मतलब है, याद रखो, पूछा जाता है कि ओस्टवाल्ड मेथड में अमोनिया और ऑक्सीजन का कितना रेशो इस्तेमाल किया जाता है, अमोनिया और ऑक्सीजन का। तो आप बोलेंगे 1:9 का, ठीक है। तो आप इसमें अमोनिया और ऑक्सीजन एंटर करेंगे, मान लो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अमोनिया और ऑक्सीजन को एंटर करेंगे। तो ये लो, अमोनिया और ऑक्सीजन हमने एंटर कर दिया। अब जैसे ही क्या होगा, अंदर क्या आएगा, यहाँ पे अमोनिया आ जाएगा। यहाँ पर ये अमोनिया आ गया, ये अमोनिया आ जाएगा और इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही अमोनिया और ऑक्सीजन एंटर करेंगे तो अमोनिया ऑक्सीजन आ गया अंदर। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद ये होगा कि ये प्लैटिनियम जो है ना, ये कैटलिस्ट है, ये प्लैटिनियम क्या करेगा, इस अमोनिया को ब्रेक कर देगा। ये अमोनिया ब्रेक हो जाएगा। ये क्या करेगा, प्लैटिनियम, ये अमोनिया ब्रेक कर देगा। इससे क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, जैसे ही ये ब्रेक हो जाएंगे अमोनिया और ऑक्सीजन, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये नाइट्रोजन के साथ मिल जाएगा। ये ऑक्सीजन उसी वक्त, क्योंकि रह नहीं सकते, जैसे ही ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। और जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ मिलेगा, वो इन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जैसे ही आप इंटर करेंगे अमोनिया और ऑक्सीजन, तो क्या होगा, अमोनिया और ऑक्सीजन इंटर करेंगे तो यह अमोनिया ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन भी ब्रेक हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन जो होंगे वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना लेंगे, और जो ऑक्सीजन होगा दूसरा वो नाइट्रोजन के साथ मिलकर ना क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगा, NO। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अमोनिया हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है। तो हम ऑक्सीजन लेने वाले को क्या कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस चैम्बर में अमोनिया हाइड्रोजन निकाल रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, और क्या बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर अमोनिया ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए हम इसको अमोनिया ऑक्सीडेशन चैम्बर कहते हैं। तो अमोनिया यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए हम इसे अमोनिया ऑक्सीडेशन चैम्बर कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, वाटर के वेपर्स भी बनेंगे। और यहाँ पर हमने कहा ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में आपने एंटर किया है, तो यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन भी पड़ा होगा, यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन भी मौजूद होता है जो अनरिएक्टिव होता है। तो इस तरीके से अब आप मुझे बताएं, यार नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैस है। अब ये क्या करेंगे, अब इनको हम नेक्स्ट चैम्बर में शिफ्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, पहले कंटेनर कितना गर्म था, 500 सेंटीग्रेड था। जैसे ही अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाती है, हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन लेती है NO में, जैसे ही अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाएगी NO में, तो इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि यहां से हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है। तो इससे क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, और इस हीट एनर्जी
इस रिएक्शन के दौरान बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है। उस हीट एनर्जी रिलीज होने से क्या होता है कि कंटेनर आपका ना और गर्म हो जाता है, तो उसका टेम्परेचर 500 सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? 500 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। 550 सेंटीग्रेड होता है, 550 भी हो सकता है, या 600 भी कहा जाता है कहीं कहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इस कंटेनर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद क्या होगा, अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है इनका अब टेम्परेचर हाई हो गया, अब ये बहुत गर्म लगी पड़ी। अब हम इनको नाइट्रिक ऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स को भूल जाओ, काम की चीज पकड़ो, ठीक है। तो NO और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है? ये दोनों गैस है। अब इनको क्या है? नेक्स्ट चैम्बर में भेजेंगे, लेकिन याद रखो नेक्स्ट चैम्बर में भेजने से पहले हम क्या करेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन इनका टेम्परेचर लो करेंगे, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर में, तो इनको ठंडा करके फिर भेजेंगे। तो ठंडा करने के लिए क्या करेंगे सर? इनका टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए क्या रखें? यहाँ पर बॉयलर लगाया जाता है। अब क्या होगी, जैसे ही ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस में ये नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस में ये जो ऑक्सीजन है, और जैसे ही क्या होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ नेक्स्ट चैम्बर में जाएंगे, उससे पहले ना बॉयलर लगाया होता है। ये बॉयलर क्या करता है? ये इन गैस का टेम्परेचर कम कर देता है। अब आपको पता है कि ये जैसे ही गुजरेंगे तो यहाँ बॉयलर क्या करता है? टेम्परेचर इनका घटा देता है। कैसे घटा देता है? एक्चुअली ये गैस पाइप के थ्रू जा रही है। अब आपको पता है कि और गैसेस का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो ये पाइप भी बहुत गर्म होता है, इस पाइप का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ये काफी पाइप गर्म लगा पड़ा होता है। तो हम इस पाइप को ठंडा करेंगे, अगर पाइप ठंडा होगा तो उसके अंदर जो गैस है वो भी ठंडी हो जाएगी, मतलब उनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं हम? यहाँ से कोल्ड वाटर ऐड करते हैं। अच्छा, ये वाटर अंदर नहीं जा रहा, ये पाइप में वाटर नहीं जा रहा, ये सिर्फ पाइप को बाहर से ठंडा करेगा, ठीक है। तो जैसे ही कोल्ड वाटर ये पाइप के साथ ऐड करेंगे तो ये कोल्ड वाटर क्या करेगा? पाइप के साथ बाहर, अंदर नहीं जा रहा, फिर भी मैं कह रहा हूँ ये वाटर अंदर नहीं जा रहा पाइप के अंदर, ठीक है। तो बाहर पाइप को ठंडा करेगा। जैसे ही ये कोल्ड वाटर यहाँ से ऐड करेंगे तो पाइप जो गर्म होगा, तो पाइप की जो हीट एनर्जी है वो इस कोल्ड वाटर में चली जाएगी, और ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा पाइप की हीट एनर्जी को, और यहाँ से हॉट करके निकल जाएगा। यहाँ से ठंडा वाटर ऐड करेंगे और वो ठंडा वाटर यहाँ से पाइप वाली हीट एनर्जी लेकर गर्म होकर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इस तरीके से वाटर बॉयल होकर निकलता जाता है, गर्म होता है, ठीक है। इससे क्या होगा? पाइप ठंडा हो जाएगा। जब पाइप ठंडा हो जाएगा तो उसके अंदर जो गैस है वो भी क्या हो जाएंगी? कूल हो जाएंगी। तो उन गैसेस का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। इस पानी की वजह से हम उसको ठंडा कर दें, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। कितना हो जाएगा? 550 या 500 से लेकर कितना होगा? 150 सेंटीग्रेड तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये गैस आ जाएंगी, अब यहाँ पर ठंडी, टेम्परेचर कम होकर यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आ गए, क्या आ गए? ये नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया, यहाँ पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया, आगे और क्या आ गया? ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन आ जाए। जैसे ही अब नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे ही नेक्स्ट चैम्बर में आएंगे, यहाँ पर आ गए, अब इनका टेम्परेचर बहुत कम है। अब उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद ना ये नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स इस ऑक्सीजन के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, लो टेम्परेचर पर टकराएंगे, और जैसे ही कोलाइड करेंगे तो इनके कोलाइड करने से क्या होगा कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड ना मजीद क्या करेगा? इस ऑक्सीजन से मिल लेगा। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड मजीद क्या कर लेगा? इसे ऑक्सीजन छीन लेगा। तो मतलब यहाँ पर भी क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, किसके साथ? NO के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो इस चैम्बर में भी ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए हम इसको भी क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन चैम्बर कहते हैं। तो ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा? यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेने के बाद क्या बना लेगा? ये बना लेगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये भी क्या बना लेगा? NO2। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर ये NO मजीद ऑक्सीजन लेके NO2 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर क्या बन गई? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन गई। जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बनेगी, हम इसको नेक्स्ट चैम्बर में शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट चैम्बर कौन सा है? एब्जॉर्प्शन टावर है, नेक्स्ट चैम्बर में शिफ्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी ये काम कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ जाएगी, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ जाएगी। अब ये उसके बाद क्या करेंगे सर? इसको यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसके साथ कुछ भी ना ऐड करना। अब उसके बाद क्या करेंगे? इस जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अब इसको ना हम लास्ट वाले एब्जॉर्प्शन टावर में भेजेंगे, इसको लास्ट वाले एब्जॉर्प्शन टावर में भेजेंगे। अब तवज्जो करना, जैसे ही मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लास्ट वाले यहाँ पर मैंने इसको भेज दिया, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या आ गया? लास्ट वाले एब्जॉर्प्शन टावर में आ गया, और ऊपर से क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर। अब हम क्या करेंगे? जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लास्ट वाले एब्जॉर्प्शन टावर में पहुंचेगा तो हम ऊपर से वाटर स्प्रे करवाएंगे, ऊपर से वाटर फेंकेंगे बहुत सारा। ऊपर से क्या फेंकेंगे? वाटर। जब बहुत सारा वाटर यहाँ से गिरेगा, तवज्जो करना, यहाँ से बहुत सारा वाटर गिरेगा, जब बहुत सारा वाटर ऊपर से गिरेगा तो क्या होगा कि ये वाटर के मॉलिक्यूल इस NO2 के साथ रिएक्शन कर लेंगे।
क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। लेकिन एक बात बताएं, वाटर तो एक नहीं ना, बहुत सारा। मान लो सपोज करें कि कितना वाटर के मॉलिक्यूल्स, सपोज करें 5-10 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से गिरे। जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स गिरेंगे ऊपर से नीचे तो क्या होंगे, ये वाटर के मॉलिक्यूल ना इस NO2 के साथ रिएक्शन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, NO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे HNO3, ये नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। लेकिन आप एक खास बात सुनो, आप पानी तो ऊपर से फेंकेंगे लेकिन पानी तो बहुत ज्यादा होगा, 5 वाटर के मॉलिक्यूल मान लो बहुत है, उसमें से ना एक वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, NO2 के साथ मिलके क्या बनेगा, HNO3। बाकी जो 4 वाटर के मॉलिक्यूल है वो कहाँ जाएंगे सर, वो इनके साथ मिक्स ही होंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स ही होंगे। तो अगर नाइट्रिक एसिड के साथ वाटर के मॉलिक्यूल रिमेनिंग मिक्स होंगे तो इसका मतलब है जो नाइट्रिक एसिड बनेगा उसके साथ बहुत सारा पानी भी होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड बनेगा वो काफी डाइल्यूट बनेगा। मान लो आपने 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स फेंके ऊपर से, तो उसमें से एक रिएक्ट होगा NO2 के साथ और नाइट्रिक एसिड में बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, तो जो और नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनता है, NO भी बनता है, आप उसको ज़हन में रख लो, ठीक है। आप नाइट्रिक एसिड पे फोकस करो, तो नाइट्रिक एसिड बन गया और हमने कहा कि रिमेनिंग इसके साथ क्या है, 4 पानी के मॉलिक्यूल भी रहेंगे, तो इसका मतलब है यहाँ जो नाइट्रिक एसिड बनेगा उसके साथ काफी पानी होगा, तो ये वाला डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। ये क्या है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब हम चाहते हैं कि इस डाइल्यूट को कंसंट्रेट करें, मतलब इसमें जो ज्यादा वाटर है हम इसको मजीद रिमूव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस नाइट्रिक एसिड में से वाटर घटाएं और नाइट्रिक एसिड बढ़ाएं ताकि कंसंट्रेट हो। उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो नाइट्रिक एसिड आपने बनाया है ना डाइल्यूट, अब इसको ना बैकवर्ड वापस वाले एब्जॉर्प्शन टावर में भेजेंगे। अब यही क्या करेंगे, बैकवर्ड वापस भेजेंगे। तो आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को वापस भेजेंगे किसमें, एब्जॉर्प्शन टावर में। मान लो आपने क्या कर दिया कि ये जो नाइट्रिक एसिड है डाइल्यूट, अब इसको वापस भेजेंगे यहाँ पर। अच्छा, जैसे ही वापस भेजेंगे तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर देखें कि ये नाइट्रिक एसिड है HNO3 और इसके साथ कितने, 4 वाटर के मॉलिक्यूल है सपोज करें, ठीक है। तो यहाँ पानी ज्यादा है इसके अंदर सपोज करें, ठीक है। तो यहाँ पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा है इसके साथ। अब हम चाहते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल कम हो, तो आप ये वापस भेजेंगे। वापस क्यों सर ऐड कर रहे हैं, एक्चुअली वापस वाले टावर में इसलिए बेक कर रहे हैं कि पीछे से क्या आ रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ रहा है ना। तो इधर से जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता जाएगा, जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा, अब ये इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को इधर भेजने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ये जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है इसके अंदर बहुत सारा पानी है। अब यही नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट क्या करेंगे, इस NO2 के ऊपर फेंकेंगे। जैसे ही NO2 के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा कि अब इस नाइट्रिक एसिड के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं एक्स्ट्रा, वो क्या करेंगे, वो इस NO2 के साथ रिएक्शन कर लेंगे और इस NO2 के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, नाइट्रिक एसिड बना। तो इससे क्या होगा कि ये जो नाइट्रिक एसिड के साथ वाटर है ज्यादा, ये NO2 के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बना लेगा। इससे क्या होगा, वाटर कम होता जाएगा और वाटर कम होता जाएगा, नाइट्रिक एसिड यहाँ पे ज्यादा बनता जाएगा, तो नाइट्रिक एसिड बनता। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इसलिए हम बैकवर्ड भेज दें, इससे ज्यादा वाटर होने की वजह कुछ वाटर के मॉलिक्यूल NO2 के साथ रिएक्शन कर लेते और जिससे क्या होता है, वाटर कम हो जाता है, नाइट्रिक एसिड बढ़ जाता है। इससे नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड होता जाता है। क्या होता जाता है, कंसंट्रेटेड होता जाता है। इसी तरह फिर आपके क्या होगा कि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड डबल बन जाएगा। इस तरीके से नाइट्रिक एसिड वो डबल होता जाएगा तो कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ही ये नाइट्रिक एसिड बनेगा, और ये नाइट्रिक एसिड कितना होगा, ये 68% हमें ऑब्टेन करते हैं। तो पूछा जाता है कि ओस्टवाल मेथड से जो हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं वो कितना परसेंटेज होता है, तो आप कहेंगे 68% हम ऑब्टेन, ठीक है। इस तरीके से हम नाइट्रोजन प्रिपेयर करते हैं। चलें आप इसी की ही स्टेप्स लिखते हैं कि आपको समझाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिखा है कि इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से। पहली स्टेप क्या है, आप मुझे खुद बता। पहली स्टेप हमने कहा कि अमोनिया ऑक्सीडेशन चेंबर। अमोनिया ऑक्सीडेशन चेंबर में क्या होता है आपको पता है, अमोनिया ऑक्सीडेशन चेंबर के अंदर ना ऑक्सीडेशन होती है, किसकी, अमोनिया की। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में लिखा है कि अमोनिया ऑक्सीजन के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। पढ़ा था हमने कि प्लैटिनम की मौजूदगी में अमोनिया, वहां पर एक मॉलिक्यूल लिया था समझाने के लिए, लेकिन यहाँ बैलेंस किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ 4 अमोनिया की मॉलिक्यूल, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ मिला और मिलकर क्या बना रहा था, NO, याद है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और प्लस में वाटर बन रहा था। ये प्लैटिनम की मौजूदगी में रिएक्शन होती है, हमने यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है, ऐसे होता है। और हमने कहा इस रिएक्शन के दौरान बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है जिससे कंटेनर काफी गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर 500 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फर्स्ट। अब हमने कहा क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर हमने कहा जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन बन, जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है तो फिर उसके साथ ऑक्सीजन भी होते हैं एक्स्ट्रा। फिर हम इन गैसेस को कहाँ, नेक्स्ट चैम्बर में भेजते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, हम इनका टेम्परेचर लो करते हैं। तो उनको कहाँ से पास करवाते हैं, बॉयलर से। तो बॉयलर क्या करता है, उनका टेम्परेचर कम कर देता है। तो यहाँ पर वह है कि सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, गैसेस को कूल करेंगे, किसमें, बॉयलर में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गैसेस पास थ्रू द बॉयलर। तो बॉयलर से गैस पास
पास करेंगे यहाँ से, इससे क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा 500 या 550, तो 500 से कितना हो जाएगा 150 सेंटीग्रेड तक रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो कहाँ आ जाएंगे, ये ऑक्सीडेशन चेंबर में। अब थर्ड स्टेप क्या होगी, इन ऑक्सीडेशन चेंबर। इस ऑक्सीडेशन चेंबर में क्या होता है, जो NO होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, वो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसमें, NO2 में। तो थर्ड स्टेप में मैंने कहा ऑक्सीडेशन चेंबर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, किसकी, नाइट्रिक ऑक्साइड की। मतलब जो नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं NO, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसमें, NO2 में तब्दील हो जाते हैं। इस तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी ऑक्सीडेशन चेंबर में। जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी तो उसको हम नेक्स्ट वाले टावर में शिफ्ट करेंगे, किसमें, एब्जॉर्प्शन टावर में। तो एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होगा, अब बात करें डायरेक्ट इस एब्जॉर्प्शन टावर की, अगर हम बात करें, ये डायरेक्ट हम भेज रहे हैं, तो यहां पर भेजेंगे तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होगा, लास्ट एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होगा, ये जो NO2 है, NO2 किसके साथ, वाटर के साथ मिलेंगे। जैसे ही वाटर के साथ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, जैसे 68% और प्लस में नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, तो ये नाइट्रिक एसिड। अब आप बोलेंगे सर आप ये नेक्स्ट लास्ट वाली स्टेप आप नहीं लिखे, यहाँ पर भी क्या होगा, यही तो होगा, वो कि वाटर NO2 के साथ मिलेगा और यही नाइट्रिक एसिड, मतलब यही स्टेप यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, बस यहाँ के यहाँ डाइल्यूट या कंसंट्रेट करने के लिए करते, ठीक है। इस तरीके से NO2 H2O के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, नाइट्रिक एसिड और प्लस में NO नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। और इससे जो आपका नाइट्रिक एसिड मिलेगा दैट विल बी द 68% होगा, ठीक है। तो ये थी प्रिपरेशन, उसके स्टेप्स थी कुछ। अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज नाइट्रिक एसिड के साथ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्योर नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, प्योर नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है, इसे में रख ला, एंड हैविंग चॉकिंग स्मेल, इसके अंदर बहुत ही चॉकिंग स्मेल होती है, मतलब बहुत ही सफोकेशन स्मेल होती है, इससे आपकी घुटन हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर आपकी वेपर्स इसकी बॉडी के अंदर चले जाएं या आपको, ठीक है, स्मेल इसकी बहुत तेज होती है, मतलब सफोकेशन पैदा करती है, ठीक है, घुटन पैदा करती है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ही तेज चॉकिंग स्मेल होती है, ठीक है, जैसे सफोकेशन होती है हमें, ठीक है। इसकी डेंसिटी क्या है, 1.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट याद रखो कि कितनी होती है, 83 सेंटीग्रेड, ठीक है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट इसकी कितनी है, -41.6 सेंटीग्रेड। इट इज ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर आप इसको क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड को अगर आप फ्रीज करेंगे तो ये बिल्कुल आइस की तरह क्रिस्टलाइन फॉर्म बना लेता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें से लाइट पास हो जाती है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है कि इसके मॉलिक्यूल तरतीब के साथ अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में मिक्स करो तो डिसॉल्व हो जाता है, क्यों, क्योंकि फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद H2O, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना, और आपको पता है जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है किसी के साथ तो वो पानी में वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ सबसे लिखा इट इज हाइग्रोस्कोपिक नेचर, तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर है कि अगर आप इसको खोल के रखेंगे बाहर तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर के वेपर्स होते हैं ना, उनको क्या करता है, उनको ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है। तो क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ हमने कहा नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर ये नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए, या नाइट्रिक एसिड, अगर आप नाइट्रिक एसिड को बाहर एक्सपोज करके हवा में अगर आप खोल के रखेंगे तो बाहर क्या है, आपको पता है बाहर एयर होती है, और एयर के अंदर आपको पता है क्या होते हैं कि वाटर के वेपर्स होते हैं कुछ। जैसे ही आप बाहर खोल के रखेंगे नाइट्रिक एसिड को तो ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ना एयर के अंदर, ये वाटर के वेपर्स क्या करते हैं, ये गैस की तरह होते हैं, ये आके ना इस नाइट्रिक एसिड के साथ टकराते हैं। जैसे ही ये नाइट्रिक एसिड के साथ टकराते हैं ना, तो क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड के साथ टकराते हैं तो उस तरीके से क्या होता है कि ये नाइट्रिक एसिड ना इस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट कर लेता है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। इससे क्या होता है कि ये नाइट्रिक एसिड ना वाटर के जो वेपर्स आते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींच लेता है। इससे क्या होगा, अपने साथ मिला लेता है, जिससे क्या होता है नाइट्रिक एसिड के साथ ये वाटर के वेपर्स मिल जाते हैं। और जैसे ही नाइट्रिक एसिड के साथ वाटर के वेपर्स मिल जाएंगे तो इससे क्या होगा, आप बोलोगे ना, इससे अगर वाटर के वेपर्स मिलते जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो नाइट्रिक एसिड के उसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि वाटर के वेपर्स से डाइल्यूट होता जाएगा। तो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर नाइट्रिक एसिड को हम एयर में एक्सपोज करके लिखे तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड रिमेन सेम, इंक्रीज या डिक्रीज। तो आप बताएं कंसंट्रेशन क्या होगी, अगर वाटर के वेपर्स क्या हो रहे ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक, हमने कहा हाइग्रोस्कोपिक किसे कहते हैं, ऐसा कोई सॉलिड या लिक्विड जो वाटर के वेपर्स को अट्रैक्ट करे, एब्जॉर्ब करे, हम उसे क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोप। तो नाइट्रिक एसिड भी एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर है कि हवा में से वाटर वेपर्स को अटैक करता है और मिक्स करता है अपने साथ, इस तरीके, ठीक है। तो एब्जॉर्ब द वाटर वेपर्स। अच्छा, इन मॉइस्ट एयर इट गिव्स द फ्यूम्स। कह रहे ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, मैं आपके बात कि ये जो नाइट्रिक एसिड होता है, ये नाइट्रिक एसिड
बहुत खास है। नाइट्रिक एसिड अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को अगर आप हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट या मॉइस्ट एयर में अगर आप इसको खोल के रखेंगे तो पता है क्या होता है कि ये जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है ये डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। जैसे मैंने कहा है ना कि अगर आप नाइट्रिक एसिड के, अगर आप बहुत सारा गाढ़ा नाइट्रिक एसिड है, अगर आप नाइट्रिक एसिड को क्या करेंगे, अगर आप एक्सपोज करेंगे मॉइस्ट एयर में, जैसे खोल के मैंने मॉइस्ट एयर में रखा, या अगर आप नाइट्रिक एसिड को हीट करेंगे तो उससे क्या होगा कि नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिकम्पोज। और डिकम्पोज जैसे होगा ना तो इससे क्या बनेगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और प्लस में क्या बनता है, इसमें से H2O बनता है, और प्लस में क्या बनता है, O2 गैस बनती है। तो याद रखो कि जब नाइट्रिक एसिड को हम मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करेंगे या आप इसको हीट करेंगे, उससे नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल डिकम्पोज ब्रेक हो जाते हैं, जिससे क्या बनते हैं, जिससे ना NO2 गैस बनती है। कौन सी, NO। और इस NO2 गैस का कलर कौन सा होता है, येलो या रेडिश ब्राउन। तो इसका कलर होता है रेडिश, ये रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका। और जैसे ही NO2 बनेगी तो जिसकी वजह से ये नाइट्रिक एसिड भी क्या हो जाएगा, ये रेडिश ब्राउन बन जाएगा। या अगर खुला हुआ होगा तो इसके रेडिश ब्राउन क्या होंगे, यहाँ से ये रेडिश कलर के जो होंगे फ्यूम्स निकलेंगे। तो तभी तो यहाँ लिख रहा है NO2 बनने की वजह से ना ये आपका जो नाइट्रिक एसिड है रेडिश ब्राउन बन जाता है, और इसमें जो वेपर्स निकलेंगे फ्यूम्स वो भी रेडिश ब्राउन के। तो पूछा जाता है कि जब हम नाइट्रिक एसिड को हीट या उसको मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करके रखते हैं तो उसमें से कुछ रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स किसके होते हैं, तो आप कहेंगे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि मॉइस्ट एयर में इट गिव्स अ फ्यूम्स, यहाँ से फ्यूम्स रिलीज करता है ऑफ येलो या रेडिश ब्राउन, क्योंकि येलो जब बहुत थोड़ा डार्क हो जाता है तो रेडिश ब्राउन कहलाता है। तो येलो आ जाए या रेडिश ब्राउन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो NO2 यहाँ से बनता है इसलिए उसका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए, इट इज अवेलेबल इन मार्केट। अगर आप नाइट्रिक एसिड मार्केट में लेने जाएंगे, आप कहेंगे हम मुझे नाइट्रिक एसिड चाहिए, तो वो आपको क्या कहेगा, लैब वाला वो आपको क्या कहेगा, केमिकल वाला आपको कहेगा कि कौन सा नाइट्रिक एसिड चाहिए, क्या ऑर्डिनरी नाइट्रिक एसिड चाहिए, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए, या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड चाहिए। क्योंकि नाइट्रिक एसिड ना मार्केट में हमें 3 फॉर्म में मिलता है, अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होता है। ऑर्डिनरी फॉर्म में होता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है, फ्यूमिंग है। ऑर्डिनरी नाइट्रिक एसिड कहते हैं ऐसा नाइट्रिक एसिड जिसमें 65% नाइट्रिक एसिड होता है और बकाया क्या होता है, 35% जो होता है वो वाटर होता है, और इसकी डेंसिटी 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है जिसमें 98% क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, बाकी 2% उसके साथ वाटर वगैरह होता है, और इसकी डेंसिटी कुछ ज्यादा होती है क्योंकि गाढ़ा होता है, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अगर ज्यादा कंसंट्रेट चाहिए तो ये आपको मिलेगा। एक होता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड किसे कहते हैं, ऐसा नाइट्रिक एसिड विच कंटेन द NO2 गैस, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस हो, एंड रेडिश ब्राउन कलर होता है इसमें, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस में रेडिश ब्राउन कलर होता है, जिसकी वजह से, तो अगर कभी आपसे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ना, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन या येलो कलर का होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस शामिल होती है, और जिसकी वजह से रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो ये तो हमें क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। एक खास बात मैं आपको बताऊं, नाइट्रिक एसिड को अगर आप काफी टाइम तक रख लेंगे ना तो नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनके टूटने से NO2 गैस बनती है, और जैसे ही NO2 बनेगी नाइट्रिक एसिड पे तो नाइट्रिक एसिड का कलर येलो होता जाएगा, फिर येलो के बाद रेडिश ब्राउन होता जाएगा। इससे क्या होगा, NO2 की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, तो NO2 की वजह से ही कलर पैदा। तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड रेडिश ब्राउन का क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर NO2 गैस होती है। तो पूछा जाता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो ये हमें नाइट्रिक एसिड मुख्तलिफ फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये था नाइट्रिक एसिड के बारे में। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें ताकि वो बहुत सारा फ़ायदा ले सकें यहाँ से। थैंक यू वेरी मच।